चलो तो अब मैं आपको C4 साइकिल का पूरा मैकेनिज्म समझा देता हूँ। अगर मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा, आपके मन में कई सारे सवाल पहले क्रिएट होते होंगे। आज से पहले आप जब भी पढ़े होंगे C4 साइकिल, मन में कई सारा डाउट रहता होगा, उस सारे डाउट का समाधान आज हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आपको क्रेंज एनाटॉमी समझ में आएगा तो मन में क्या क्या सवाल आ सकता है, जो अभी मैंने प्रीवियस मीटिंग में बोला। आपके मन में सवाल आएगा कि सर प्राइमरी फिक्सेशन होता है CO2 का मेसोफिल सेल में, और फाइनल फिक्सेशन होता है कहाँ, बंडल सी सेल में, और लाइट रिएक्शन भी चलता है मेसोफिल सेल में। तो सर फाइनल फिक्सेशन के लिए CO2 के फाइनल फिक्सेशन के लिए NADPH2 चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? वो तो बनता है मेसोफिल सेल में। तो वो आएगा मेसोफिल सेल से ही बंडल सी सेल में, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं आएगा, वो आएगा सटल सिस्टम के थ्रू। और वो सटल या तो मेलेट सटल चलेगा या तो स्पार्टेट। कैसे, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा मन में सवाल आता है, सर लाइट रिएक्शन चलता है वहाँ मेसोफिल सेल में, तो वहाँ फोटो रेस्पिरेशन जैसी फिनोमेना हो नहीं रही है, तो दोपहर में जब एक्सेस O2 होगा तो वो एक्सेस O2 तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मेसोफिल सेल को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्या ऐसा होता है? जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो सारे O2 इंट्रासेल्युलर स्पेस को होते हुए लीफ से बाहर निकल जाते हैं। फिर मन में सवाल आता है, सर वो O2 अगर डिफ्यूज करके प्लाज्माडेस्माटा के थ्रू अगर आ जाए बंडल शीथ सेल में, तो सर क्या हो जाएगा? क्या बंडल शीथ सेल में फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा? जवाब है रेयरली होगा, रेयरली होगा। क्यों होगा रेयरली? उसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा, CO2 कंसंट्रेशन इफेक्ट। और ये CO2 कंसंट्रेशन इफेक्ट क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, C4 साइकिल की नोट्स में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। मैं कल दिन में लिख के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, लेकिन पढ़ा दूंगा अभी पूरा। तो अभी आप कुछ चीज स्क्रीनशॉट ले लेना दिन में पढ़ने के लिए, क्योंकि कल मैं दोपहर तक वो आपको लिख के भेज दूंगा। ठीक है, बस अभी फोकस करो समझने पर। ठीक है, चलो ये क्या है? ये है मेसोफिल सेल। पहले लेवलिंग कर देते हैं कौन क्या है, तब आपको समझ में आएगा। क्या फिल्म में रोल पहले क्लियर होना चाहिए। आलिया भट्ट है ना, ये कौन है, तब फिल्म ज्यादा समझ में आता है। ये उसका रोल है। तो ये है मेसोफिल सेल। एक मिनट, ये है मेसोफिल सेल। और ये है बंडल शीथ सेल। ये है बंडल शीथ सेल। और ये है क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल। कौन सा क्लोरोप्लास्ट, ग्रेनल या ए ग्रेनल, कोई बताएगा? हाँ भैया, मेसोफिल सेल है। ग्रेनल। हाँ, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। अब जाहिर सी बात है, मेसोफिल सेल का डब्बे के अंदर बनाए तो उसी का होगा ना यार, ये हर कुछ लिखना जरूरी थोड़ी है। ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। और ये है ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। ये डायग्राम आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा ये बात। ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। नाउ उसके बाद यहाँ पे ग्रेना बना दूं मैं, थोड़ा बना देता हूँ, बढ़िया रहेगा ना ग्रेना। फटाफट बना देता हूँ मैं ग्रेना, क्योंकि ग्रेना के अंदर ही ना उधर लाइट रिएक्शन वगैरह चलेगा। थैलेक्वाइड बना बना के ग्रेना दिखा देता हूँ, 2-3 थैलेक्वाइड से तो पता चल जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, बाकी आपको पता है थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे फोटो सिस्टम वगैरह सब आपको पता है। ठीक है, नाउ अब मैं करा रहा हूँ क्या, अच्छा ये क्या, प्लाज्मोडेस्माटा। उन दोनों के बीच में क्या, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। और ये पूरा क्या, कोई बताएगा ये क्या, ये क्या? भोंट सुगलो, साइटोप्लाज्म नहीं है क्या ये साइटोप्लाज्म ऑफ मेसोफिल सेल। और ये क्या है, साइटोप्लाज्म ऑफ बंडल शीथ सेल है। साइटोप्लाज्म नहीं पता, बताओ इसको। चलो हाँ जी, याद कीजिए, मैंने आपको अभी क्या बोला थोड़ी देर पहले कि मेसोफिल सेल में चलेगा लाइट रिएक्शन। क्या चलेगा यहाँ, लाइट रिएक्शन, एज वेल एज, बताओ बताओ, प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2। CO2।
और बंडल सी सेल में क्या चलेगा? फाइनल फिक्सेशन ऑफ CO2। फाइनल फिक्सेशन ऑफ CO2। समय आ चुका है प्रीवियस कंसेप्ट को यूज करने का। प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 के लिए प्राइमरी कार्बोक्सिलेज एंजाइम कौन है और प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है? कौन बताएगा? PEP है सर, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। बहुत बढ़िया। कितना कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है? 3 कार्बन। अच्छा, एंजाइम? पेप्टेज। पेप्टेज। बहुत बढ़िया। फाइनल CO2 एक्सेप्टर कौन है C4 प्लांट में और फाइनल CO2 एक्सेप्टर कौन है? अरे भोंटो सुगलो, कौन है? RUBP। RUBP। एंजाइम कौन है? रूबिस्को। कितने बच्चे ये समझे कि मैंने बड़ा साइंटिफिक तरीके से अभी मैंने RUBP और रूबिस्को को लिखा और PEP और पेप्टेज को लिखा, साइंटिफिक तरीके से लिखा हूँ। कितने लोग पकड़ पाए इस बात को? बताइए क्या पकड़ पाए आप? RUBP सर। रूबिस्को सर स्ट्रोमा में, तो उधर वो पेप्टेज और PP वो साइटोप्लाज्म में। मैंने उसी दिन बोला था बात कि PP और PP जो है 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट है और ये ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट मॉडिफाई हो गया है एज अ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C3 C4 प्लांट। और रूबिस्को और RUBP 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ये तो मिलता ही है स्टार्टिंग से। कहाँ ये मिलता ही है? क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा। तो रूबिस्को भी वही मिलता है और पेप्टेज एंजाइम कहाँ मिलता है? वो तो साइटोप्लाज्म में ही मिलता है। चलो अब हम करते हैं कहानी को स्टार्ट। चलो मुझे बताओ, वो जो करेंज एनाटॉमी है उसमें एनवायरनमेंट को कौन फेस कर रहा है? मेसोफिल सेल या बंडल सेल? मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल। तो CO2 कहाँ एंटर करेगा? मेसोफिल सेल। तो उसके लिए उसके लिए मेसोफिल सेल की दीवार पतली होनी चाहिए कि मोटी? पतली थी या मोटी? पतली होनी चाहिए। पतली थी या नहीं थी? पतली। यस। तो CO2 एंटर करके कहाँ गया? साइटोप्लाज्म और मेसोफिल सेल। ये रहा CO2। CO2 के साथ कौन जुड़ रहा है? प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। नाम क्या है? पेप्टेज। और इस PEP एंजाइम का नाम पेप्टेज। पेप्टेज के प्रेजेंस में क्या बनेगा? फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी CO2 फिक्सेशन इन C4 प्लांट। कोई नाम बता दो मुझे बस हल्के से। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड है? 4 कार्बन। जिसमें 3 कार्बन किसका है? PEP का। PEP का। 1 कार्बन किसका है? CO2 ऑक्सैलो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के लिए सेल मेम्ब्रेन परमिएबल या इम्परमिएबल? परमिएबल। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंटर करके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में आया और स्ट्रोमा को होते हुए फिर वह फाइनली पहुंच गया ल्यूमेन में, क्योंकि मेम्ब्रेन इसके लिए है परमिएबल। मुझे बताओ, जब ये डार्क रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा, CO2 फिक्सेशन स्टार्ट हुआ, क्या इससे पहले लाइट रिएक्शन होकर समाप्त हो चुका है? यस और नो? यस। तो क्या इसी ल्यूमेन में ATP और NADPH2 दोनों पड़ा है? यस और नो? यस सर। यस। यहाँ पे NADPH2 भी पड़ा है। यहाँ कौन पहुंच चुका है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ जुड़ता है NADPH2। NADPH2 ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है, उसका कर देता है रिडक्शन और खुद हो जाता है ऑक्सीडाइज। तो मुझे बताओ, जब इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ NADPH2 जुड़ेगा तो एक नया कंपोनेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। उस नया कंपोनेंट में भी कितना कार्बन होगा? 4। उस नए कंपोनेंट का नाम है मैलिक एसिड। उसका क्या नाम है? मैलिक एसिड। तो मुझे बताओ बच्चे कि NADPH2 में जो लाइट एनर्जी घुसेड़ी गई थी, वो लाइट एनर्जी अब किस में घुसेड़ दी गई है? मैलिक एसिड। और सुनना ध्यान से, मेजॉरिटी में तो ऐसा ही होता है। मैं इस वाले ल्यूमेन को ना थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये सारा प्रक्रिया ल्यूमेन में ही हो रहा है। अब ठीक है, थोड़ा सा बना दिया मैंने ताकि क्लियर कट समझ में आए।
ठीक है, ये मैलिक एसिड बन गया। ठीक है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड भी 4 कार्बन का कंपाउंड था, OAA, ये भी 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था, और ये भी 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। सुना ध्यान से। अब इस दौरान अच्छा, ये NADPH2 से फिर क्या रिजनेट हो गया होगा, NADP+, फिर वो लाइट रिएक्शन में भाग लेगा। ठीक है, तो अब फाइनली मैलिक एसिड बन चुका है। कुछ प्लांट में ये मैलिक एसिड नहीं बनता है, कुछ प्लांट में क्या होता है, सुनना ध्यान से, मैं आइदर करके लिखता हूँ, इस नीचे वाले में समझा देता हूँ। कुछ प्लांट में ऐसा होता है, जैसे एट्रिप्लेक्स प्लांट है, ठीक है, वहां NADPH2 है, उसके साथ जुड़ता है कौन, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। कौन जुड़ता है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जब उसके साथ जुड़ता है तो केवल ऑक्जेलोएसिटिक एसिड नहीं जुड़ता, उसके साथ उस अमीन ग्रुप भी जुड़ता है। कौन जुड़ता है, बोलो, अमीन ग्रुप। कौन जुड़ता है, अमीन ग्रुप। चलो मैं अमीन ग्रुप कर देता हूं, अमीन ग्रुप, यानी कि ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का रिडक्टिव एमिनेशन होता है। तो सुन लो बच्चे, इस दौरान जो कंपोनेंट बनता है वो मैलिक एसिड नहीं होता है, वो होता है एस्पार्टिक एसिड। डबल ए लिख दूं, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टेट बनता है। लेकिन ऐसा कुछ ही प्लांट में होता है, चाहे बने मैलिक एसिड चाहे बने एस्पार्टिक एसिड, मेम्ब्रेन दोनों के लिए परमेबल है। तो मुझे बताओ बच्चे, ये मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड इस लुमेन से निकल के पहले कहाँ आएगा, स्ट्रोमा। इस लुमेन से निकल के कहाँ आएगा, स्ट्रोमा। ये कौन है, मैलिक एसिड। कौन है, या तो एस्पार्टिक एसिड। एक प्लांट में एक ही टाइप का होगा, या तो मैलिक एसिड वाला या तो एस्पार्टिक एसिड वाला। फिर ये इस स्ट्रोमा से निकल के कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म। कहाँ निकल के आएगा, साइटोप्लाज्म। या तो ये है मैलिक एसिड या तो ये है एस्पार्टिक एसिड, क्योंकि मैं एक ही डायग्राम में दोनों पर आ रहा हूँ इसलिए। अब ये मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड प्लाज्मोडेस्माटा को होते हुए बंडल शीथ सेल के कहाँ गया, साइटोप्लाज्म में। ये या तो है मैलिक एसिड या तो है एस्पार्टिक एसिड। अब ये क्रॉस करके आ गया कहाँ, इस एक ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल में। ये कौन है, या तो मैलिक एसिड या तो एस्पार्टिक एसिड। आप समझ पाए, आप कुछ समझ पाए। ये NADPH2 यहाँ पहुंच चुका है, अब रिलीज भी कर देगा, देख लो पहुंचा है कि ना पहुंचा है, बताओ। यस ना केवल Yes, sir. NADPH2 बल्कि CO2 भी पहुंच चुका है। दोनों 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, बोलो है या नहीं है, है ना। Yes, sir. और अब सुनो, और अब सुनो, इस मैलिक एसिड का यहाँ होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये CO2 भी रिमूव कर देता है। क्या रिमूव कर देता है, CO2 भी रिमूव कर देता है। और इसका क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो इस दौरान NADP, क्या NADP से बन जाता है, कोई बताएगा क्या, कोई बताएगा क्या, NADPH2। और जब मैलिक एसिड का होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, एक CO2 निकल चुका है, 3 कार्बन का कंपाउंड, और वो है पायरुवेट। वो कौन है, पायरुवेट। पायरुवेट कहाँ बना है, पायरुवेट कहाँ बना है, एक ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। कितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। पायरुवेट के लिए मैं बने परमेबल या इम्परमेबल, परमेबल या इम्परमेबल, परमेबल। ये पायरुवेट कहाँ गया, साइटोप्लाज्म। ये कौन है, तो ये पायरुवेट है, जो कि एक प्रकार का 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब ये पायरुवेट प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करते हुए आ जाता है फिर से मीजोफिल सेल की साइटोप्लाज्म में। क्यों आया है अभी बताऊंगा। पायरुवेट 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। और जब इस पायरुवेट का किया जाता है, फास्फोराइलेशन, तो क्या बन जाएगा, फोस्फोइनोल पायरुवेट। क्या बन जाएगा, फोस्फोइनोल पायरुवेट। और इस दौरान पायरुवेट के फास्फोराइलेशन के लिए, एक पायरुवेट के फास्फोराइलेशन के लिए 2 फॉस्फेट ग्रुप उसमें जोड़ना है, सुन लो ध्यान से। तो एक ATP आता है, एक ATP आके एक सिंगल ATP 2 फॉस्फेट दे देता है, तो ATP कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। किसमें, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। मुझे बताओ, क्या मैंने आपको काइनेज एंजाइम की एक प्रॉपर्टी समझाई थी। काइनेज एंजाइम जहां भी होगा उसका कोफैक्टर मैग्नीशियम, और वो काम करेगा
ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। और यहाँ पे वो कौन है, फोस्फोकाइनेज। लेकिन ये फोस्फोकाइनेज एक नहीं, एट ए टाइम 2 फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है। सो दिस काइनेज एंजाइम इज पीपीडीके। पीपीडीके का मतलब क्या है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज। मतलब ये पायरुवेट से जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना रहा है, 2 काइनेज, मतलब कि एक तरीके से 2 काइनेज एंजाइम की एक्टिविटी के बराबर काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम है पीपीडीके। यानी कि एक एटीपी से 2 हाई एनर्जी बॉन्ड तोड़ के 2 फॉस्फेट डाल रहा है पायरुवेट में, तब बन रहा है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पीपीडीके के प्रेजेंस में। और पीपी का रीजनरेशन हो गया। अब रुको, ये कहानी भी मैलिक एसिड की, एस्पार्टिक एसिड का भी कर लेते हैं, रुक जाओ। अगर एस्पार्टिक एसिड यहाँ आया तो एस्पार्टिक एसिड भी वही काम करेगा जो मैलिक एसिड ने किया, लेकिन इसका थोड़ा सा तरीका अलग होगा। क्या अलग होगा, एस्पार्टिक एसिड भी क्या करेगा अपना वही, पहले क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और अगर पायरुविक एसिड करेगा अपना ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये एस्पार्टिक एसिड है, ए मतलब एस्पार्टिक एसिड। एक मिनट रुक जाओ, पहले ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नहीं करेगा, ये करेगा डीअमीनेशन। तो जब ये एस्पार्टिक एसिड डीअमीनेशन कर देगा, नहीं ठीक है, हाँ, ये एस्पार्टिक एसिड पहले करेगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, तो CO2 रिमूव हुआ, और ये CO2 क्या होगा अभी बताऊंगा, रुक जाओ। इसके अलावा इसका होगा रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन, तो NADP से बन जाएगा NADPH2, उसका भी क्या होगा अभी बताऊंगा। NADP से बन जाएगा NADPH2, और ये एस्पार्टिक एसिड अब कन्वर्ट हो गया किसमें, तो ये एस्पार्टिक एसिड से बन गया यहाँ पे एलेनिन। क्या बन गया है, एलेनिन, क्योंकि इसका हुआ है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और अब मुझे बताओ कि एलेनिन कितना कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, कितना कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। और अब एलेनिन का होता है डीअमीनेशन, एलेनिन का क्या होता है, डीअमीनेशन, अमीन ग्रुप निकल गया। तो बताओ अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, यही बन गया पायरुवेट में। किसमें कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट में। पायरुवेट के लिए मेम्ब्रेन परमेबल या इम्परमेबल, परमेबल। बस फिर आगे यही होगा। ऐसा कुछ ही प्लांट में होता है, जैसे ट्रिप्लेक्स वगैरह में होता है, ठीक है, बाकी मेजोरिटी में मैलिक एसिड ही बनता है। अब समझो ध्यान से, ये जो CO2 या ये जो NADPH2, चाहे वो मिले मैलिक एसिड से, चाहे वो मिले एस्पार्टिक एसिड से, ये सब चलाएगा यहाँ केल्विन साइकिल, ये सब चला लेगा यहाँ पे क्या, केल्विन साइकिल। कैसे, CO2 NADPH2 रुबिस्को RUBP सब तो है ही, चला लो केल्विन साइकिल यार, चला लो केल्विन साइकिल, बोलो केल्विन साइकिल चल रहा है। फाइनल फिक्सेशन ऑफ CO2 कहाँ हो रहा है, अब आपको पता है, वहां पे RUBP के साथ CO2 जलेगा इन प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, क्या बन जाएगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर उसका ATP के साथ फास्फोराइलेशन, ATP का सिंथेसिस वहां पे और ATP का ATP के साथ फास्फोराइलेशन, फिर वही पूरा केल्विन साइकिल स्टार्ट कर दो, फिर रिडक्शन, PGL, पूरा वो मतलब पूरा केल्विन साइकिल चल रहा है। अब मुझे बताओ कि जो वो पायरुवेट बना, वो पायरुवेट न्यूट्रोफिल सेल में आके फिर दोबारा क्या रिजेंट करा दिया, PP, फिर से PP तैयार है CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए, प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2। दिस इज द C4 साइकिल। ये तो अभी आपको साइकिल समझ में आया, और अब इस साइकिल से कई सारे सवाल खड़े करने हैं। तो क्या मैं सवाल खड़ा कर सकता हूँ अगर आपको साइकिल समझ में आ गया तो? हाँ जल्दी बोलो, अगर साइकिल समझ में आ गया तो सवाल खड़ा करते हैं। और आप भी क्या करो, इस साइकिल का ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से करें खड़ा। चलिए मुझे बताइए, अगर मुझे एक ग्लूकोज बनाना है, अगर मुझे एक ग्लूकोज बनाना है C4 प्लांट में, C4 साइकिल चला के, C4 साइकिल बोला है मैंने पूरा, C4 साइकिल चला के एक ग्लूकोज बनाना है, तो कितना ATP और कितना NADPH2 का खर्चा है, जल्दी, कितना ATP और कितना NADPH2 का खर्चा है, जल्दी। दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, आंसर आएगा।
3 ATP और 6 NADPH2। गलत जवाब। चलिए मैं बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ, अगर एक ग्लूकोज बनाना है, एकदम बेसिक से सोचो, एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना PgAl, जल्दी बोलो। 12 12 12 यस 12 PgAl। कोई ये ना बोले दो, एक ग्लूकोज बनाने के लिए दो कहां से? एक ग्लूकोज अगर बनाना है पूरा केल्विन साइकिल चला के तो 12 PgAl बनेगा, तभी केल्विन साइकिल कहलाएगा। ठीक है, 12 PgAl। 12 PgAl के लिए कितना PG है, जल्दी बोलो। 12 PGA 12 PgA। ठीक है, 12 PG वो हालांकि 13 PG होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो लिख देता हूँ 13 PG। चलो 12 13 PG। ठीक है, तो उससे बनेगा 12 13 PgAl। ठीक है, फिर उससे PgAl बन जाएगा। ठीक है, वो सब हटाओ। अच्छा, 13 PgA बनने के लिए 12 मॉलिक्यूल बनने के लिए क्या चाहिए? 12 मॉलिक्यूल PgA चाहिए। तो अब आप सोचो कि जो 12 मॉलिक्यूल PgA, 12 मॉलिक्यूल PgA बनने के लिए कितना RuBP और CO2 चाहिए? 6 CO2 plus 6 RuBP 6 RuBP प्लस 6 CO2। अब आपको कंसेप्ट पकड़ में आ चुका। चलो अब आप रिएक्शन को घुमाओ, घुमाओ तो जरा। अगर एक CO2 मिला है एक C4 साइकिल चलने से, एक ही CO2 मिला है ना, कोई एक एक दो ना जोड़ ले, एक प्लांट में एक ही चलता है। ठीक है, हाँ एक ही CO2 मिलता है। चलो तो अगर मुझे 6 CO2 चाहिए तो मुझे बताना कितने मैलिक एसिड चाहिए मुझे? 6। 6। तो कितना पाइरुवेट बना होगा? 6 बना होगा। 6। तो कितना पाइरुवेट इधर आया होगा? 6। तो कितना पाइरुवेट इधर आया होगा? 6। तो कितना रीजनेट हो जाएगा? 6। चलो इसको तो मैंने इधर कर दिया, इससे बैक हुआ। तो 6 CO2 के लिए 6 मैलिक एसिड चाहिए, तो 6 मैलिक एसिड वहां गया होगा। मैलिक एसिड किससे बना है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कितना रहा होगा? जल्दी बताना, जल्दी बताना। 6 6। तो 6 ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए कितना NADPH2 यूज हुआ होगा? 6 6। तो यहाँ पे कितना NADPH2 रिलीज हुआ होगा? 6 6। अच्छा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यहाँ पे कितना बना है? 6। तो इसके लिए कितना CO2 कितना PP के साथ रिएक्ट किया होगा? 6 6 CO2 आ गया। RBP की तो कमी है नहीं, वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो तो दोबारा रीजनरेट भी हो जाएगा। ठीक है, चलो ये मैंने आपको हिंट दे दिया। अब मुझे बताओ कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए C4 साइकिल से कितना ATP कितना NADPH2? हिंट दे दिया मैं। 6 ATP 6 NADPH2। ATP और हाँ विवेक क्या बोल रहा है? 6 ATP और 12 NADPH2। 6 ATP। बारे सर बहादुर। 13 NADPH2 और चलो चलो 19 चलो 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 अब तुम लोग 20 भयानक भयानक उल्टी कर रहे हो, अब मत करो। ठीक है, माहौल पूरा गंदा हो जाएगा, मुझे करने दो। देखो जब मैंने कहा था कि 6 CO2 मिलकर 6 RBP बनेगा, इस दौरान किसी प्रकार की ATP NADPH चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना, तो इसको एंजाइम चाहिए, बस PJ बन गया। 12 PJ से 12 135 PJ बनने के लिए कितना ATP चाहिए? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, दिमाग खराब ना करो, जल्दी 12 बोलो। ATP 12 ATP। चलो 12 135 PGA से फाइनली PgAl बनने के लिए कितना NADPH2 चाहिए? 12 NADPH2 12 NADPH2। इसमें से NADPH2 इसमें से 2 PGL चल जाएगा ग्लूकोज बनाने के लिए, उसके बाद 6 RUBP को रीजनरेट भी कराना, उसके लिए कितना ATP चाहिए? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 10 ATP। 6 ये 10 कौन बोल रहा है जी?
10 PgAl से 6 RuBp रिजनरेट कराना है, उसके लिए कितना चाहिए हमें? क्योंकि PgAl से फिर कई सारे इंटरमीडिएट बनेंगे, तब बनेगा RuMp, RuMp से बनेगा RuBp। कितना चाहिए ATP? 6 ATP। तो आप डायरेक्ट ये बोलो ना कि केल्विन साइकिल में 18 ATP और 12 NADPH2 लगेगा, यस और नो? केल्विन साइकिल में, अरे केल्विन साइकिल C4 पाथवे में Yes, चलेगा। अब आ जाते हैं इस NADPH2 और इस NADPH2 को चटका फटका दो, बोलो क्यों? जितना लगा अपना रिलीज भी हो गया। अरे जितना लगा अपना रिलीज भी तो हुआ, यहाँ लगा तो यहाँ रिलीज हो गया, हिसाब बराबर है, तो उसको क्यों जोड़ रहे हो? ठीक है, तो आप बोलोगे 18 ATP 12 NADPH2, गलत जवाब। ये पाइरुवेट से पीपी रिजनरेट करने के लिए कितना एटीपी चाहिए, कोई बता सकता है? 6 से। नहीं, तो समझना ध्यान से, इसको हम लोग 6 काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? इसको हम लोग 12 काउंट करते हैं। क्यों करते हैं? समझना बात को ध्यान से। एक्चुअल में आप यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे हो एटीपी का, तो एटीपी का कैलकुलेशन एक तरफ तो आपने क्या किया, इधर वाला जो एटीपी आपने कैलकुलेट किया या इधर वाला, आप एक ही हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ के कैलकुलेट कर रहे हो, राइट? यस और नो? यानी कि एटीपी से आप एडीपी बनाने का सोच रहे हो और एक फॉस्फेट रिमूव करने का सोच रहे हो। तो या तो कैलकुलेशन इसको भी उसी पॉइंट से करो, या तो उसको इसी पॉइंट से करो। कैलकुलेशन सेम यूनिट में करोगे कि नहीं करोगे? यस और नो? यस। तो एक काम करो ना, जब तुम इन सबको एक फॉस्फेट बॉन्ड के टूटने के हिसाब से कैलकुलेट किए हो, तो अगर तुम इस एटीपी जहां पर एक पाइरुवेट से एक पीपी बनने के लिए एक एटीपी के 2 हाई एनर्जी बॉन्ड तोड़े जाते थे, तो उस हिसाब से आप तो 6 एटीपी बोलते। लेकिन अगर आप उस एक एटीपी के एक ही, भले टूट रहा रियल में कितना, 2 हाई एनर्जी बॉन्ड, एक ही एनर्जी बॉन्ड के टूटने को कंसीडर करो, तो क्या आप एक ही एटीपी के 2 एटीपी को कंसीडर करोगे कि एक पाइरुवेट को टूटने के लिए 2 एटीपी चाहिए, एक पाइरुवेट को कन्वर्ट होने के लिए पीपी में 2 एटीपी चाहिए? क्या आप ऐसा कंसीडर करोगे? ये सुन लो, कितने लोग मेरी बात को समझ पाए? Yes, sir. जैसे मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप, जैसे मैं रिएक्शन लिख देता हूं कि अगर आप कह रहे हो कि एटीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला और एडीपी बना, तो ये एक रिएक्शन है। और उसके इक्विवेलेंट आप ये रिएक्शन लिख सकते हो, क्या? एकदम सेम इक्विवेलेंट रिएक्शन होगा कि एक एटीपी ये टूट रहा है 2 मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एक एएमपी में, ये दोनों रिएक्शन सेम है, यस और नो? तो अगर मैं ये चाहता हूं कि सॉरी, ये दोनों रिएक्शन अभी सेम नहीं है, रुक जा, अभी सेम नहीं है। अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज नहीं कराने हैं, मुझे एक ही एटीपी को लेकर कैलकुलेट करना है, तो एक काम करो ना कि आप कंसीडर कर लो, भले इसका 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक ही एटीपी का रिलीज किया हो, आप इसको कंसीडर कर लो कि 2 एटीपी टूट रहा हो, दोनों का एक एक बॉन्ड टूट रहा हो, फॉस्फेट बॉन्ड, तो 2 एटीपी रिलीज हो रहा होगा, यस और नो? तो मतलब 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो रहा होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बॉन्ड टूटने से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसको आप जो कैलकुलेट कर रहे हो, या तो आप एक बॉन्ड के टूटने के संदर्भ में कैलकुलेट करो ओवरऑल एटीपी को, या तो डबल बॉन्ड के टूटने के संदर्भ में करो। अगर आप इसको यहाँ पे 6 एटीपी लेते ना, तब आप इनको घटाते। अब कितने लोग बात को समझ गए? हाथ खड़ा करो जरा, समझ गए? क्योंकि कैलकुलेशन आप 6 मिनट में करोगे। हाँ रिभा, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? चलो अब हम जो हम पूछेंगे वो बताना हमको। यहाँ पर जो एटीपी वगैरह टूट रहा है, उसका एक बॉन्ड टूट रहा है या 2 बॉन्ड टूट रहा है एटीपी का एनर्जी देने के लिए? एक बॉन्ड। यहाँ पे ये एटीपी से जो एमपी बनाया, तो एक बॉन्ड टूटा है कि 2 बॉन्ड टूटा है? यहाँ पे भी एक ही बॉन्ड टूटा है। एक ही बॉन्ड टूटा है। अगर एटीपी का एक फॉस्फेट निकालेंगे तो एमपी बनेगा। हाँ, सिर्फ 2 बॉन्ड टूटा है। दबाव में नहीं बोलना है, जो आ रहा है समझ में वही बोलना है। एक बॉन्ड टूटा या 2? 2। 2। ये तुम कैसे बता पा रहे हो कि 2 ही टूटा है? सर क्योंकि
6 था, यहाँ पे तो एक टूटा, यहाँ पे 12 ATP बनेगा तो ये सब मिटाओ, इसको सब हटाओ। ये तुम जो कह रहे हो कि एटीपी एएमपी में जब कन्वर्ट हुआ तो 2 बॉन्ड टूटा है एटीपी का, ये तुम कैसे बता पा रहे हो? क्या देख के बोल रहे हो? समझा दीजिए एक बार फिर से। एटीपी अगर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाला तो वो एडीपी बना, और अगर एटीपी 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाल दे तो वो एएमपी बनाएगा। अगर एटीपी का एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला यानी कि एक बॉन्ड टूटा है, तो अभी भी डाइफॉस्फेट बाकी है, अभी भी 2 फॉस्फेट बाकी है, तब नहीं इधर एटीपी लिखा हुआ है ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी है, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाल, मतलब 2 फॉस्फेट बॉन्ड टूट गया है, तो अब एक ही मोनोफॉस्फेट यानी कि अब एक ही फॉस्फेट बचा है, तब नहीं इधर एटीपी लिखा है। अब समझ में आया? यस सर। यानी कि एटीपी से अगर यहाँ एम लिखा है, इसका मतलब 2 फॉस्फेट निकल गया, तब तो एक ही फॉस्फेट बचा है। अगर यहाँ डी लिखा होता तो इसका मतलब एक ही इनऑर्गेनिक बॉन्ड टूटा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला, एक ही बॉन्ड टूटा, तब तो 2 फॉस्फेट बना है। लेकिन यहाँ पे तो हम एटीपी से एएमपी बना रहे हैं, इसका मतलब एक एटीपी से 2 बॉन्ड टूटा है। लेकिन इधर तो एक ही बॉन्ड टूटा हुआ है, कैलकुलेशन क्यों आप इधर एक ही टूटता है? तो या तो आप इसको वाले को डबल लेके हिसाब करो, या तो इसको एक वाले को लेके हिसाब करो। तो मुझे बताओ, अगर इस एटीपी से एक एडीपी बना के हम हिसाब करें, तो एक एटीपी को तुम 2 एटीपी के बराबर कंसीडर करोगे कि नहीं करोगे? यस और नो? करोगे। तो इसीलिए यहाँ पे आप 6 एटीपी नहीं 12 एटीपी लिखोगे। अब कितनों को ये समझ में आया? आ गया? तो अब मुझे बताओ कि एक ग्लूकोज बनाने में C4 साइकिल से ओवरऑल कितना एटीपी और कितना NADPH2 लगता है? 30 ATP और 12 NADPH2। 30 एटीपी और 12 NADPH2। क्या मैंने आपको एक दिन C4 साइकिल के दौरान ये बात आपको रटवाया था टेबल में कि 30 एटीपी एंड 12 Yes, sir. NADPH2? और क्या मैंने उस दिन आपको ये कहा था कि ये 12 एटीपी एक्स्ट्रा पीपी को रीजनरेट करने में लगता है, और मैंने कहा था धैर्य रखिए आने वाले दिन में समझा देंगे, और आज समझा दिए। ये पाइरुवेट से पीपी रीजनरेट करने में एक्स्ट्रा 12 एटीपी लगा है। हालांकि 12 तो नहीं 6 ही लगता है, लेकिन इक्विवेलेंट हम 12 मान सकते हैं उसको कैलकुलेशन में, क्योंकि इधर या तो कैलकुलेशन इधर डिस्टर्ब करो या तो उधर डिस्टर्ब करो, बात बराबर ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन इधर को ही ये करके करो, क्योंकि आपका क्वेश्चन वाला ज्यादातर इधर ही कैलकुलेशन इक्विवेलेंट करता है। ठीक है, तो ये था C4 साइकिल। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। C4 साइकिल समाप्त हो गया है। देन C4 प्लांट के कुछ एग्जांपल और C4 प्लांट के कुछ जनरल फीचर कल बता देंगे, और कल कैम पाथ पे भी समाप्त कर देंगे। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अतीक? नो सर। राजेश्वरी? No, sir. रिभा? सृष्टि? सर आप बोले थे कि बंडल शीट में स्ट्रोमा लेमिली होगा, हाँ होगा, लेकिन ग्रेना नहीं होगा। हाँ हाँ होगा होगा, बना लो साइड पे, होगा बिल्कुल होगा। लेकिन लेकिन आप बताए थे कि 2 ग्रेना को बीच में कनेक्ट करने वाले को स्ट्रोमा ऐसा लेमिली कहते हैं। जब उसमें नहीं ग्रेना नहीं होगा नहीं, ही नहीं तो एस्ट्रोमा स्ट्रोमा लेमिली लेमिली का मतलब एस्ट्रोमा में पाए जाने वाला लेमिली। अगर वो 2 ग्रेना को कनेक्ट कर रहा है तो उसको इंटरग्रेनम थैलेकॉइड भी बोलेंगे। क्लियर? अरे क्लियर? नहीं, नो। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे एस्ट्रोमा लेमिली प्रेजेंट है, ये एस्ट्रोमा लेमिली मान लो। लेकिन अगर ये एस्ट्रोमा लेमिली 2 ग्रेना को कनेक्ट कर रहा होता तो इसी एस्ट्रोमा लेमिली को आप इंटरग्रेनम थैलेकॉइड भी बोलते हैं और एस्ट्रोमा लेमिली भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पे है। आया समझ में? लेकिन यहाँ पर जो एस्ट्रोमा लेमिली है वो ग्रेनम को तो जोड़ ही नहीं रहा है, इसलिए वो केवल एस्ट्रोमा लेमिली है, इंटरग्रेनम थैलेकॉइड नहीं कहलाएगा। आया समझ में? अब एक पॉइंट बच गया, CO2 कंसंट्रेशन इफेक्ट। मैंने क्या बोला? एनसीईआरटी में एक छोटी सी लाइन लिखी है, और वो लाइन क्या समझना ध्यान से। At the site of final fixation of CO2 concentration is always around the Robisco, and that's why there is a very low chances of photorespiration in C4 plants. इस लाइन का मतलब आज से पहले आपको कभी समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ। इस लाइन का मतलब ये है कि देखिए,
यहाँ पर CO2 कंसंट्रेशन हमेशा अधिक रहता है एज कंपेयर टू O2। और इस लाइन का मतलब अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता है। लोग तो कहते हैं कि यहाँ O2 आता ही नहीं है। आप भी ऐसा ही मान रहे होगे, yes or no? बच्चों, O2 यहाँ आता है, O2 यहाँ आता है। और क्यों आता तो सुन लो कान खोल के यार। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया बगल में, बंडल सी सेल, प्लांट का सेल है, एरोबिक सेल है, रेस्पिरेशन करने के लिए O2 को यूज कर रहा है। O2 तो यहाँ पहुंच ही रहा है, O2 तो सप्लाई हो ही रहा है। थोड़ा बहुत तो O2 इधर का भी आ जाता है कभी कभी। O2 तो यहाँ आएगा। तो कह रहे हूँ O2 आएगा तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो जाएगा क्या? नहीं होगा। Because the CO2 concentration around the Robisco, क्योंकि O2 अंदर जा भी सकता है। CO2 concentration around the Robisco is more than O2. My question is, how CO2 concentration is more than O2 around the Robisco at the site of final fixation of CO2 in C4 plant? कोई बता सकता है? ये मैं पहले बता चुका हूँ। हिंट मारता हूँ, दो एंजाइम की एक्टिविटी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए कंपेयर करके बता दो जल्दी। केम वैल्यू कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए किसकी ज्यादा किसकी कम, पेप्केज या फिर रूबिस्को? जल्दी बोलो। सर रूबिस्को का कम होगा। रूबिस्को का कम कम भौंट, पेप्केज का कम और रूबिस्को का ज्यादा। मतलब बताया था उस दिन, बाद में बनाया पेप्केज तो इसका केम वैल्यू कम है ना, जल्दी जल्दी कार्बोक्सिलेशन करता है। तो अगर ये जल्दी जल्दी कार्बोक्सिलेशन करता है तो फाइनली ये पूरा प्रोसेस जल्दी जल्दी होना पड़ता होगा और CO2 यहाँ पर रिलीज हो जाता होगा। इसकी केम वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये उसके कंपैरिजन में स्लोली कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करता है। तो ये CO2 को यूटिलाइज धीरे धीरे कर रहा है। That's why CO2 concentration out the Robisco is always more than O2. कितनों को समझ में आया? हाथ खड़ा कर दो। कितनों को समझ में आया? और जीवन में पहली बार आया? क्या भी है गलत कह रहे हैं? जिन्होंने पढ़ा है वो बता दो एक बार। जीवन में पहली बार आया। Yes.